बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जागरूक होने का निर्देश दिया, पुरोहित बनने की इच्छा व्यक्त की, हम बने। आपने अंतः स्थिति और परिस्थिति के मध्य बहुत सुंदर विभेद किया और संकेत किया कि व्यक्ति परिस्थितियों का दास नहीं होता, अंतः स्थिति से परिस्थितियों का सृजन किया जा सकता है। सर, योग की विस्तृत और सारगर्भित व्याख्या प्रस्तुत करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। अब उद्बोधन की श्रृंखला में मैं आज के मुख्य अतिथि, जिनके उद्बोधन की मुझ सहित आप सभी को प्रतीक्षा है, हमारे माननीय सचिव महोदय संत की शिक्षा श्री दीपक जी को उनके उद्बोधन एवं आशीर्वचन के लिए आमंत्रित करता हूँ। आज के इस समारोह के मंचासीन अतिथिगण प्रोफेसर प्रद्युम्न सिंह शेखावत जी, डीन फैकल्टी ऑफ योगा एंड हेल्थ, जैन विश्व भारती यूनिवर्सिटी राजस्थान से, प्रोफेसर PVV सुब्रमण्यम, निदेशक SRKC CSU देवप्रयाग, जो हमारे विशिष्ट अतिथि भी हैं। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर दिनेश चंद्र शास्त्री, जो इस विश्वविद्यालय के कुलपति भी हैं। डॉक्टर पॉल मदान जी, जो कि फाउंडर मेंबर हैं IAOY के। आप सभी एवं यहाँ पे उपस्थित विद्वान शिक्षकगण, शोधकर्ता, योग साधक, इस कार्यक्रम के संयोजक कामाख्या जी और संचालक प्रोफेसर सेठी जी, मैं आज इस महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उपस्थित होकर अत्यंत प्रसन्नता एवं गर्व का अनुभव कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं इस आयोजन के सभी आयोजकों, विद्वानों और प्रतिभागियों को बधाई देता हूँ, जिन्होंने योग, जीवन जीने की कला और विज्ञान जैसे सारगर्भित विषय पर विचार विमर्श करने के लिए हमें एक मंच प्रदान किया। यदि आप लोगों ने आज माननीय प्रधानमंत्री जी का मन की बात कार्यक्रम सुना होगा, और उनके मन की बात कार्यक्रम में कुछ न कुछ हमेशा होता है। पिछले वर्ष अगस्त 2024 में जब उन्होंने 113वां संस्करण अपनी मन की बात का सुनाया था, तो उसमें संस्कृत के संबंध में उन्होंने हम लोगों को जागरूक किया था। और आज भी उन्होंने जो उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन है, और उस आयोजन के दौरान जब वो यहाँ पहले उद्घाटन समारोह में आए थे, तो उन्होंने एक बात कही थी कि मोटापे पे हमें कंट्रोल करना है। और आज उन्होंने अपनी मन की बात में उस बात को दोहराया है कि हम सभी लोगों को ओबेस, उन्होंने वर्ड ओबेस यूज़ किया, जो मतलब जो उम्र दराज हो गए हैं लोग, उनके ही साथ नहीं, जो आजकल बच्चे बड़े हो रहे हैं, जो हमारे टीनेजर्स हैं, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, युवा हैं, उनमें जो बॉडी मास इंडेक्स का नया फॉर्मूला आया है, कुछ उन्होंने बेली पेरिफेरी को उसमें इंक्लूड किया है कि आपके पेट का व्यास कितना है बॉडी मास इंडेक्स के साथ, तो उससे आपका ये ओबेस का फॉर्मूला निकलेगा कि आप मोटे हैं या नहीं हैं। मतलब इस तरह से कुछ उसमें रिसर्च की गई है। तो उन्होंने सबसे आह्वान किया कि हम कम से कम आधा घंटा एक्सरसाइज करें। 10% उन्होंने उम्मीद की कि 10% हम अपने खाने में तेल को कम करें, वसा को कम करें। जो हम तेल खाते हैं बाज़ार से, जिसमें हम अपना खाना बनाते हैं या तलते हैं, उसको कम करने की उन्होंने बात कही। तो क्योंकि आज ये योग दिवस है, तो मैं अनुरोध करूँगा आज आपकी एसोसिएशन से, क्योंकि योग कई किस्म के होते हैं। जो आपका ये आसान प्राणायाम से संबंधित योग है, उसमें मोटापे को कम करने का, ओबेस से कम करने का एक पैकेज बनाइए आधा घंटे का। और हैं
ऐसा नहीं है कि आपके योग मतलब जो अष्टांग योग में आपके आसन कितने 64 मेन आसन माने जाते हैं, और भी होंगे आसन, और ज़्यादा भी होंगे, 84 आसन माने जाते हैं, और भी नए नए किस्म के आजकल आप यूट्यूब पे देखें, ब्लॉग पे देखें तो 1000 किस्म के लोगों ने उसके अपभ्रंश निकाल दिए हैं। लेकिन जो मेन आसन है 84 आसन, उनमें से हो सकता है 10 आसन ऐसे हों जो कि आपके पेट की चर्बी को या आपके मोटापे को कम करने में सहयोग कर सकें। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के उस अनुरोध को जो उन्होंने पूरे विश्व जगत से और कम से कम भारतवासियों से किया है, उसके लिए मैं चाहूँगा कि आप एक अलग से पैकेज बनाएं, तो ये हमारा योग के इस तरह के कार्यक्रम जो हैं वो कार्य सिद्ध हो पाएंगे। क्योंकि सम्मेलनों में हम बहुत बातें करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम उसको उपयोग में ला सकें तो ये हमारे लिए, सबके लिए एक हर्ष का विषय होगा। योग एक ये केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा है हुआ नहीं है, बल्कि यह जीवन की संपूर्ण गुणवत्ता को बेहतर बनाने और मानव अस्तित्व को उच्चतम स्तर पर ले जाने का मार्ग दिखाता है। आज जब पूरी दुनिया, जैसे कुलपति महोदय ने भी यहाँ पे कहा, तनाव, चिंता, अनिद्रा, अवसाद और जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों से जूझ रही है, तब योग की प्रासंगिकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। योग एक केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर पहलू को संतुलित और उन्नत करने की एक समग्र पद्धति है। योग का शाब्दिक अर्थ, जैसे योग आप समझ में ही आता है, जुड़ना, जोड़ना और एकता होता है। यह आत्मा और परमात्मा का मिलन, शरीर और मन का संतुलन और भौतिक तथा आध्यात्मिक जीवन का समन्वय है। योग केवल आसन और प्राणायाम नहीं है जैसे हम मानते हैं, बल्कि एक संपूर्ण दर्शन है। आगे मैं उसके बारे में और चर्चा आपसे करूंगा। जहाँ तक शारीरिक स्वास्थ्य की बात है, तो योग शरीर को मजबूत, लचीला और ऊर्जावान बनाता है। मानसिक संतुलन की बात कहें तो योग मन को शांति, एकाग्रता और संतुलन प्रदान करता है। जहाँ तक आध्यात्मिक उन्नति की बात है, तो योग आत्मज्ञान, आंतरिक शांति और चेतना की उच्च अवस्था को प्राप्त करने का माध्यम है। सामाजिक सरसता के रूप में देखें, सामाजिक समरसता के रूप में देखें तो योग व्यक्ति को करुणा, प्रेम और अहिंसा का अभ्यास करने की प्रेरणा देता है। अभी शुरू में चर्चा हो रही थी कि कला और विज्ञान का संगम, तो ये कला क्यों है? कला का अर्थ है सृजनशीलता, सौंदर्य और संतुलन। योग भी हमें शरीर, मन और आत्मा के सामंजस्यपूर्ण संतुलन की कला सिखाता है। एक कुशल चित्रकार जिस तरह एक सुंदर चित्र बनाता है, उसी प्रकार योगी अपने अभ्यास से अपने जीवन को संतुलित और पूर्ण बनाता है। और विज्ञान क्यों है? क्योंकि विज्ञान प्रमाणों और प्रयोगों पर आधारित होता है। तो आधुनिक शोधों ने यह सिद्ध किया है कि योग तनाव को कम करता है, रक्तचाप को नियंत्रित करता है, हृदय स्वास्थ्य में सुधार करता है, मस्तिष्क की कार्यक्षमता को बढ़ाता है। इसलिए ये विज्ञान से भी संबंधित है। न्यूरोसाइंस के अनुसार ध्यान और प्राणायाम मस्तिष्क में न्यूरॉन कनेक्टिविटी को मजबूत करते हैं, जिससे स्मरण शक्ति और एकाग्रता में वृद्धि होती है। मैंने इससे पूर्व भी कई मंचों से ये बात का यहाँ पे उल्लेख किया है कि हरियाणा में गुड़गांव के समीप मानेसर के पास हम लोगों का एक सेंट्रल ब्रेन मैपिंग इंस्टीट्यूट है। उस सेंट्रल ब्रेन मैपिंग इंस्टीट्यूट में कुछ वर्ष पूर्व एक अध्ययन किया गया। मैं इसको योग के साथ संस्कृत से संबंधित कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें हमारे देखिए शास्त्रों में जब हम बात करते हैं तब संस्कृत का उद्गम वहाँ होने लगता है। जो योग शास्त्र हैं, हमारी मूल भाषा संस्कृत में लिखे गए हैं, तो वहाँ से इसका उद्गम होता है। तो उस पर जब एक्सपेरिमेंट किया गया, 25-25 छात्रों का समूह बनाया गया, तो जो लोग पिछले 7 वर्षों से संस्कृत का अध्ययन कर रहे थे और जो लोग नहीं कर रहे थे, उनके बीच में जब ब्रेन का चित्र देखा गया, तो जो लोग संस्कृत का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें निश्चित रूप से योग भी शामिल है, उनका ग्रे मैटर बढ़ा हुआ पाया गया। जो अभी हम स्मरण शक्ति की बात कर रहे थे, उनका ग्रे मैटर बाकी छात्रों की अपेक्षा बढ़ा हुआ पाया गया। तो निश्चित रूप से योग हमारी स्मरण शक्ति और एकाग्रता में वृद्धि करता है। जैसे कि अभी
कुलपति महोदय ने भी बताया, हम योग को कई विभागों में विभक्त करते हैं, कई तरह के योग चले आ रहे हैं, लेकिन जो मेन योग हमारा है वो महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग है, जिसको सभी लोग प्रमाणित मानते हैं। सप्तांग योग के बारे में भी सुनते हैं, षष्टांग योग के बारे में भी सुनते हैं, लेकिन जो ये अष्टांग योग है ये अपने आप में एक परिपूर्ण जिसको कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति, जैसे अभी हम कह रहे थे कि योग केवल आसन एवं प्राणायाम नहीं है, योग में पहला बिंदु ही यम का आता है, दूसरा बिंदु नियम का आता है, और यम अपने आप में 5 हैं, नियम अपने आप में 5 हैं। यम की अगर हम बात करें तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, और नियम में शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। मैं एक अनुरोध आपसे और करूंगा कामाख्या जी, जैसे मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन से संबंधित आपको कहा कि आप योग का एक मोटापे को कम करने का पैकेज बनाइए। आप इस कलयुग में देखिए, ये सब यहाँ पे हम लोग इसके उदाहरण भी हैं कह सकते हैं, और हम सब लोगों के समक्ष ये बातें आती भी हैं। यम और नियम का पालन करना अत्यधिक कठिन है, मतलब असंभव टाइप लगता है। तो क्या हम कुछ भी, मतलब जैसे अभी माननीय निदेशक महोदय कह रहे थे देवप्रयाग संस्कृत विश्वविद्यालय के परिसर से कि मैं तो केवल 10-15, ये उनका बड़प्पन है कि वो कह रहे थे कि मैं तो केवल 10-15% ही अचीव कर पाया हूँ, आपसे वो मैं अनुसरण करने का प्रयास करता हूँ, लेकिन ये अदर वे राउंड है। मैं इनके परिसर हो आया हूँ, 496 विद्यार्थी पहले थे, हो सकता है 500 क्रॉस कर गए हों। पूरे देश भर से इनके छात्रावास में वहाँ रह रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। तो मैं तो कुलपति महोदय को कहूँगा यहाँ पे कि हमें इनका अनुसरण करना चाहिए, और हमें जैसे छात्रों का अध्ययन वहाँ दिया जा रहा है उस तरह से हमें भी अपने छात्रों को यहाँ पे मोटिवेट करना चाहिए। उनको रोजगार परक शिक्षा तो हम दे ही रहे हैं, लेकिन रोजगार परक व्यवसाय की तरफ अगर हम उन्हें मतलब रास्ता दिखा सकें तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। अभी मैं वही चर्चा कर रहा था निदेशक महोदय से कि आपके यहाँ 100 अगर छात्र निकलते हैं तो कितने छात्र पीएचडी करते हैं और कितने छात्र नौकरी या बाकी व्यवसायों में जाते हैं। उनका कहना था 70 के लगभग, 60 से 70 के लगभग पीएचडी करते हैं, और बाकी लोग अन्य कार्यों में किसी और विधा में या किसी और टीचिंग में भी चले जाते हैं। जैसे एलटी की टीचिंग में वहाँ शायद पीएचडी की आवश्यकता नहीं होती होगी तो वहाँ चले जाते हैं। लेकिन हमें इस ओर भी देखना पड़ेगा, और इसको हम स्टेप्स में बना सकते हैं कि 12वीं के बाद और आचार्य के बाद, उत्तर मध्यमा के उपरांत हम अपने छात्रों को जो नहीं आगे पढ़ना चाहते, कई मजबूरियां होती हैं, उनको हम किस दिशा को दिखा सकते हैं, चाहे वो योग के माध्यम से हो, चाहे वो संस्कृत की अन्य विधाओं के माध्यम से हो, जैसे वेद है, वेदांग है, ज्योतिष है, साहित्य है, कई आपकी विधाएं हैं। तो किन विधाओं के माध्यम से, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा संस्कृत का पढ़ा हुआ छात्र बेरोजगार रहे, क्योंकि संस्कृत का छात्र बेरोजगार रहेगा तो लोग संस्कृत पढ़ने नहीं आएंगे। आज आप अखबार में देख रहे होंगे उत्तराखंड में 118 महाविद्यालयों में से करीब 10 विद्यालय ऐसे हैं जहां छात्र संख्या 20 से कम है, कई जगह तो 5 छात्र, जो हमारे साधारण महाविद्यालय हैं। संस्कृत के महाविद्यालयों की बात नहीं कर रहा हूँ, संस्कृत के महाविद्यालयों में और भी दयनीय स्थिति हो सकती है। तो हमें उस ओर प्रयास करना है कि किस तरह से हम अपनी छात्र संख्या को बढ़ाएं, और छात्र संख्या कम होने का कारण केवल रोजगार से संबंधित होता है। उन्हें लगता है कि हमें ये पढ़ के शायद कहीं नौकरी नहीं मिलेगी, तो किस तरह की नौकरी हम दिला सकते हैं। आपको ध्यान होगा कुलपति महोदय कि शुरू में मैंने ये अनुरोध आपसे किया था कि विश्वविद्यालय में आप एक अपना प्लेसमेंट सेल खोलिए। आप प्लेसमेंट सेल खोलेंगे तो कई चीज़ों से आप लिंक होंगे। मेरा उत्तराखंड शासन में जो हमारा स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट वो बहुत अच्छा कार्य कर रहा है इस संबंध में। तो मैं चाहूँगा कि उससे आप अपने जो कुल सचिव हैं उनको निर्देशित करें कि वो उनसे सामंजस्य स्थापित करते हुए हमारे बच्चे देश में ही नहीं विदेश में कैसे उन्हें नौकरी, व्यवसाय या कुछ भी और रोजी रोटी चलाने के लिए मिल सकता है। क्योंकि वो विभाग हमारे यहाँ की जो नर्सेस हैं
उनको ट्रेन करके जापान और चाइना जैसे देशों में भेज रहा है। तो अगर हमारी नर्सेस ट्रेन हो करके चाइना या जापान जैसे देशों में जा सकती हैं, तो हमारे संस्कृत के छात्र भी, क्योंकि दुनिया में देखिए आवश्यकता सबको होती है, चाहे वो योग के संबंध में हो, चाहे वो पूजा पद्धति संबंध में दो। अगर आप देखेंगे कि हमारा भारतवासी पूरे विश्व में कितने मिलियन हैं, उस डेटा को अगर हम ले लेंगे, इस देश में इतने हैं, तो कम से कम जो भारतीय लोग वहाँ रह रहे हैं उनको आवश्यकता तो होती ही है। तो जरा इस पे हमें कार्य करने की आवश्यकता है। अब जैसे हमारा ऋषिकेश है, हरिद्वार है, ऋषिकेश हरिद्वार को योग नगरी भी माना जाता है और है भी। तो वहाँ पे कई दफ़े कुछ घटनाएं सुनने में आती हैं ऋषिकेश में, जो मुनिकृति वाला क्षेत्र है, कि किसी के साथ कुछ गलत हो गया, वो योग सिखा रहे थे, तो अब वो ऑथेंटिकेट है या नहीं, तो वो भी हमें, मुझे लग रहा है वो टास्क भी हमें लेना चाहिए कि वहाँ जितने योग शिक्षक प्रशिक्षक हैं उस क्षेत्र में, उनका एक डेटा हमारे पास होना चाहिए, कहाँ से पढ़े लिखे हैं, कहाँ से आए हैं, क्या सिखा रहे हैं। कई लोग केवल 1 महीने 2 महीने 3 महीने का कोर्स करके टीचर बन जाते हैं। तो एक उसकी ऑथेंटिसिटी का भी अगर हम कुछ कर सकें तो ये भी हमारे लिए एक बड़ा टास्क होगा। तो मैं तो आपकी एसोसिएशन से आग्रह करूंगा कि आप इस पे भी कार्य करें आगे। एक मतलब ये तो देखिए, हम करना चाहेंगे तो कर लेते हैं। देखिए आपका आज 11वां फंक्शन हो रहा है, तो ऐसे ही थोड़ी हो रहा है, आपने कुछ किया होगा 11 साल पहले, तभी तो धीरे 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 करके आप यहाँ तक पहुँचे। तो मैं तो बीच बीच में ऐसे ही आप लोगों को थोड़ा काम दे देता हूँ जब आप मुझे बोलने का मौका देते हैं। और दूसरा मैं ये कहूँगा, आप मुझे काम दीजिए। मुझे काम दीजिए का मतलब क्या, मैं अभी कुछ माह पूर्व, मेरे अंदाज से दिसंबर में आपके मेरे प्रोफेसर से बात हुई थी, बैठक हुई थी यहाँ पे उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के जितने भी हमारे शिक्षकगण हैं। दिसंबर 7 को मेरी एक बैठक हुई थी और मैंने उनसे आग्रह किया था कि जो अभी चर्चा भी हो रही थी निदेशक महोदय से, संस्कृत केंद्रीय जो विश्वविद्यालय है हमारा, उसकी एक अष्टादशी योजना चलती है। अष्टादशी मतलब 18 अलग अलग किस्म के उनके प्रोजेक्ट चलते हैं। तो मैंने उसमें प्रयास किया कि 13, मुझे लग रहा है 13 या 14 प्रोफेसर साहब को मैंने ये अनुरोध किया कि भाई आप इनमें अपने अपने क्षेत्र में जो उन्हें आवंटित किए गए थे, आप इसमें प्रोजेक्ट बनाइए। तो बाद में पता लगा कि उसमें 3 ही प्रोजेक्ट जो है संस्कृत विश्वविद्यालय अनुदानित करता है, 2 हमारे और पहले से अनुदानित हैं, तो एक शायद योग में आप बना रहे हैं, जो मुझे पता लगा है, बहुत अच्छी बात है। पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो 10 बाकी और छूट जा रहे हैं, आप उनसे कहिए प्रोजेक्ट बनाइए। भारत सरकार से पैसा लाना मेरा काम है। हो सकता है मैं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से प्राप्त ना कर सकूं, मैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय से प्राप्त करूंगा। मैं क्यों कह रहा हूं ये चीज़, मुझे भी नहीं पता था। तो इसलिए मैं ये भी चाहूँगा कि आप जितने विश्वविद्यालयों से, जितनी संस्थाओं से MOU कर रहे हैं, वहाँ अपने छात्रों का और शिक्षकों का आदान प्रदान करें। इससे हम नए नए विचार हमारे दिमाग में आते हैं, नई नई चीज़ें हम सीखते हैं। अभी मैं IIT मुंबई गया था, तो IIT मुंबई में आप ही के नाम राशि एक बहुत अच्छे प्रोफेसर साहब हैं, वो एक रिसर्च कर रहे हैं, और वहाँ एक IIT मुंबई के अंदर ही संस्कृत से संबंधित उन्होंने एक सेल खोली है जिस पर रिसर्च किया जा रहा है, और वो इतना अच्छा रिसर्च किया जा रहा है। तो मैंने उनसे पूछा आपको फंडिंग कौन कर रहा है, तो मुझे पता लगा कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार से उन्हें फंडिंग हो रही है, शिक्षा विभाग नहीं कर रहा है भारत सरकार का। और वो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। अक्षर अन्वेषणी नाम से उनका प्रोजेक्ट है, जिसमें कि एक सॉफ्टवेयर कोई होता है, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, OCR करके सॉफ्टवेयर कहते हैं। वो ऑप्टिकली मतलब उसका फ़ोटो खींचता है टेक्स्ट, उसका जो किताब है आपकी, और उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। फिर हमारे जो संस्कृत के विद्वान वहाँ पे हैं, वो उसको एक्चुअल देख करके करेक्ट करते हैं। मतलब 80% एक्यूरेसी तो वहाँ से आ जाती है, 20% इनका दिमाग काम करता है, तो 100% सिक्योर्ड हो जाता है। और उन्होंने कई ग्रंथों पे, हमारे कई पौराणिक ग्रंथ हैं, मेरे अंदाज से हजारों साल पुराने ग्रंथ भी हैं हमारे, हजारों साल। तो अभी हमने कुछ दिन पूर्व UCOST एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उत्तराखंड सरकार की, उत्तराखंड काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उनके साथ प्रथम बार, मतलब उनकी ये 19वीं कांग्रेस थी, तो वहाँ हमने विज्ञान एवं संस्कृत पे एक सम्मेलन कराया। उसमें निदेशक महोदय भी वहाँ आए थे, संस्कृत में विज्ञान, और इतना अच्छा आप लोगों ने प्रेजेंटेशन दिया। वहाँ यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर थी, उन्होंने कहा मेरे को तो पता ही नहीं था ये। अब देखिए, कुलपति स्तर का आदमी विद्वान होता है, सभी आपको पता है। अब वो उस दून विश्वविद्यालय की, जहाँ पता नहीं कितने कार्यक्रम होते हैं, उन्होंने कहा मुझे तो ये ज्ञान ही नहीं था।
अब दो छोटी छोटी बातें उसमें बताई गई कि गणित के संबंध में जो हम 22/7 की बात करते हैं, पाई 3.14 जिसका आकलन आता है, वो हमारे गणितज्ञों ने पता नहीं कितने वर्ष पूर्व उसको हमारे शास्त्रों में मौजूद है। तो जो हमारे शास्त्रों में मौजूद है उसका ज्ञान हम ही को नहीं है, तो हम उस ज्ञान को विदेश में कैसे ले जाएंगे? इस पे हमें कार्य करने की आवश्यकता है। और इसके लिए हमने एक प्रयास प्रारंभ किया है। हमने IIT रुड़की के साथ, हम AI का बहुत नाम सुनते हैं आजकल, आप सब लोग सुनते होंगे, अपने मोबाइल पे सब लोग देखते होंगे, ChatGPT 1 2 3 4, अब AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हमने AI इन संस्कृत करके एक प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है जिसमें विश्वविद्यालय सहयोग कर रहा है। उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के माध्यम से वहाँ हम एक चेयर खोल रहे हैं जहाँ पे कि हम उनको फंडिंग करेंगे, और हो सकता है ये प्रोजेक्ट भारत सरकार का एक ऐसा प्रोजेक्ट बन जाए जिसमें कि शायद किसी और इंस्टीट्यूट ने ये नहीं किया होगा। और भारत सरकार भी, अभी मेरा एक सौभाग्य मुझे हुआ कि मैं भारत सरकार में जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं डोभाल साहब, उनसे मेरी भेंट हुई। मुझे एक उत्तराखंड सरकार के द्वारा प्रकाशित मेरी योजना नामक पुस्तक उन्हें भेंट करना था। तो उस बहाने जब मौका मिलता है किसी बड़े आदमी से बात करने का तो चूकना नहीं चाहिए, तो मैं भी नहीं चूका और मैंने संस्कृत की बात उनके सामने छेड़ दी। और यही AI संस्कृत की जब मैंने उनसे बात की तो उनका भी कहना ये था कि माननीय प्रधानमंत्री जी, इस पर चाहते हैं कुछ हो तो आप करिए, कह के हम इसमें सहयोग करेंगे। तो उनका इतना ही कहना बहुत बड़ी बात होती है एक बड़े आदमी के द्वारा। तो मेरा मानना ये है कि योग हो, चाहे वेद हो, चाहे ज्योतिष हो, जो भी हमारे संस्कृत के अंतर्गत आने वाली विधाएं हैं उन पे हमें रिसर्च करने की आवश्यकता है। तो मैं कुलपति महोदय से ये फिर अनुरोध करूंगा कि अपनी प्रशासनिक क्षमता के साथ साथ आप ये शोध वाले पे जरा सा थोड़ा फोकस करिए। तो ये जो हमारे प्रोफेसर लोग हैं निश्चित रूप से हमें सहयोग करेंगे। आप विनय सेठी जी को देखिए, इनका संस्कृत में जो ज्ञान है वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन ये कुछ और भी कार्य करते हैं ना, आपने बताया था। तो वो समाज के भले के लिए कार्य कर रहे हैं। अगर वो समाज में माता पिता और बच्चों के बीच में जो संबंधों में दरार आ रही हैं उसको सही करने का कार्य कर रहे हैं, तो वो भी एक समाज के लिए भले का कार्य है। तो इस तरह के आपके बहुत से विद्वान यहाँ पे मौजूद हैं। बल्कि यहाँ पे आज वो प्रोफेसर चमोला नहीं आए, मैंने उनसे ये अनुरोध किया था कि आप 15 दिन में एक बार संस्कृत साहित्य, कोई भी संस्कृत साहित्य पकड़ लीजिए, क्योंकि आप साहित्य के प्रोफेसर हैं, आप उस पर एक सेमिनार कराइए। 15 दिन में किसी भी एक किताब पे सेमिनार होगा तो निश्चित रूप से संस्कृत आगे बढ़ेगा। चाहे वो योग का विषय हो, चाहे वो सिद्धांत का विषय हो, चाहे वो मैं जो कह रहा हूँ ज्योतिष का विषय हो, वेद वेदांग, बहुत सी आपकी विधाएं हैं। मैं उतना संस्कृत का ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन संस्कृत का अनुरागी जरूर हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि संस्कृत आगे बढ़े। तो मैं आपसे जो बात कर रहा था बीच में जो लिखा हुआ है, मैं उससे हट करके भी कुछ बोल दे रहा हूँ। तो यम नियम पे आपको मैं फिर से कहूँगा, उस पर प्लीज़ एक आप पैकेज बनाइए अलग से। अगर आपने यम और नियम का 10% भी सिखा दिया जनता को तो आसान प्राणायाम तो बहुत छोटी चीज़ है, क्योंकि यम नियम पे हम विजय पाएंगे तो आसान प्राणायाम आसान होगा हम लोगों के लिए। उसके उपरांत आपको पता ही है कि प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि आगे की स्टेजेज हैं। इसका विस्तृत वर्णन हमारे अष्टांग योग में मिलता है। इसके अलावा हठ योग प्रदीपिका, गेरंड संहिता, शिव संहिता जैसे ग्रंथों में योग की विभिन्न पद्धतियों का उल्लेख किया गया है। अब ये बहुत बातें हो गई हैं इस बारे में। हठ योग, राजयोग, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, इन सब में योग के ये विभिन्न रूप हैं। और योग आपको पता है, माननीय प्रधानमंत्री जी का फिर उल्लेख आएगा, क्योंकि योग अब केवल भारत तक सीमित नहीं रह गया है। पहले भी था अंतर्राष्ट्रीय रूप से लोग, लेकिन ऐसे ही सीखते थे, किसी भारतीय से ही सीखते थे, कोई जाके उन्हें सिखाता था। लेकिन अब ये वैश्विक आंदोलन बन गया है और इसके लिए फिर से माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद हम प्रकट करेंगे, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया, उसमें उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। योग की महत्ता को दुनिया ने स्वीकार कर लिया है। अमेरिका और यूरोप में योग को मानसिक स्वास्थ्य उपचार, शारीरिक चिकित्सा और तनाव प्रबंधन के लिए अपनाया जाता है। अपना एम्स है या निम्हांस है, इन जैसी संस्थाओं में योग पे वैज्ञानिक शोध हो रहे हैं।
योग थेरेपी को हृदय रोग, मधुमेह, मोटापा, जो मैंने अभी आपसे कहा, अवसाद और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के उपचार में कारगर माना जाता है। हमारे आधुनिक जीवन में योग की अति आवश्यकता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम तनाव, अवसाद, अनिद्रा और जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों से घिरे हुए हैं। ऐसे में योग न केवल एक समाधान है, बल्कि यह हमें संपूर्ण स्वास्थ्य, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है। तो जैसे हम कह ही रहे थे कि कैसे हम इसको शामिल करें अपनी जीवन शैली में, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी सबसे कहा है, प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट योग करें, प्राणायाम और ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। अच्छा, मैं इस ध्यान पे एक और बात कहूँगा, मैं थोड़ा हट के कई दफ़े बोल दे रहा हूँ कोई चीज़। हमारी माता जी हैं, उनकी उम्र है लगभग 84-85 साल। वो रात को सोने का तो वही टाइम होता है लगभग 10:30-11 बजे, लेकिन सुबह 3 बजे उठ जाती हैं और वो जुड़ी हुई हैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय संप्रदाय से, जो कि माउंट आबू में जिनका हेडक्वार्टर, और सन 88 से जुड़ी हुई हैं। तो मैं उनको देख के यही मुझे लगता है कि वो ध्यान में चले जाती हैं सीधे। योग, उसको वो योग कहते हैं, लेकिन वो अगर हम अष्टांग योग में देखें तो वो ध्यान वाली बात एक उसमें आती है। वो कोई ज्योतिर्बिंदु वो जो मानते हैं उस पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और कुछ जो उन्हें सिखाया गया होगा उसके अनुसार वो ध्यान उस पर लगाते हैं। तो उनके स्वस्थ रहने का कारण मुझे जो लगा, और एक वो दूसरा अपना कार्य स्वयं करती हैं, इस उम्र में भी वो अपना खाना स्वयं बनाती हैं। तो उनके हाथ पांव चलते रहते हैं, तो कह रहे हैं कि भाई एक्टिविटी होती रहनी चाहिए, तो शारीरिक क्रिया भी हो गई और ध्यान भी हो गया। तो बेसिकली आसन और ध्यान, वो 2 चीज़ें उसमें आ गई। तो ये जो ध्यान वाली बात है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपने इसमें जिक्र किया है कि 30 मिनट तो योग हमें करना चाहिए कम से कम, और प्राणायाम और ध्यान को दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। सॉरी, कप पानी ले, सॉरी। दूसरा, ये संतुलित आहार और सकारात्मक। संतुलित आहार के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कह दिया है, 10% तेल कम खाना है। हम आज से ही ठान लेंगे हमें 10% तेल कम खाना है। और योग को केवल शारीरिक अभ्यास तक सीमित न रखें, बल्कि इसे एक आंतरिक साधना के रूप में अपनाएं। तो इस सब से जितना अभी हमने कहा, क्या निष्कर्ष निकलता है कि योग केवल एक व्यायाम नहीं है, बल्कि एक मानव जीवन की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने का एक सशक्त माध्यम है। यह हमें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाता है। तो इस सम्मेलन का भी संभवतः यही उद्देश्य है कि हम योग को केवल एक प्राचीन परंपरा के रूप में न देखें, बल्कि इसे एक वैज्ञानिक और व्यावहारिक जीवन शैली के रूप में अपनाएं। हमें यह प्रयास करना चाहिए कि योग केवल एक व्यक्तिगत साधना तक सीमित न रहे, बल्कि इसे समाज और राष्ट्र की उन्नति का माध्यम बनाया जाए। योग एक व्यक्ति को नहीं, संपूर्ण मानवता को सशक्त बनाता है। तो अंत में मैं आप सभी को एक संकल्प लेने के लिए आमंत्रित करता हूँ कि हम योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे और इसके प्रचार प्रसार के लिए प्रयासरत रहेंगे। तो मैं पुनः इस सम्मेलन में आयोजकों को एक तो बधाई देता हूँ और सभी प्रतिभागियों को अनुरोध करता हूँ कि वो योग के इस अद्भुत विज्ञान और कला को अपनाएं। और आइए हम सब मिल करके इस संदेश को पूरी दुनिया तक पहुंचाएं। आप सभी का धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम और जयतु योगः। इस सभी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।